हाय एवरीवन, क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 12 में आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और पहले चैप्टर के हम सेकंड पार्ट में इंटर कर चुके हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने आप लोगों को सतत आवेश वितरण के बारे में बताया और घन कोण के बारे में बताया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, यानी गॉस के प्रमेय का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। इसके पहले आपको गॉस प्रमेय को जानना होगा। पहले पार्ट में हमने किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की। इसके बाद अब हमें पढ़ना था कि एक से अधिक आवेश जहाँ पर हों उस निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसी के संबंध में गॉस का प्रमेय है, जहाँ पर एक पृष्ठ पर ढेर सारे आवेश यदि हों उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। आप लोगों ने वो चीज़ें पढ़ लिया होगा। हालांकि इसके जो सतत आवेश वितरण, इसका जो पिछला वीडियो है उसके बाद हमें गॉस की प्रमेय पढ़ाना चाहिए था, पर हम उसके लिए एक नया सेपरेट वीडियो लेकर अभी नहीं आए हैं। यदि आप हमारे से गॉस प्रमेय के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो को देखिए, उसमें हमने गॉस की प्रमेय बताया है। ठीक है, वहाँ पर आप जाकर गॉस की प्रमेय को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके पीछे जो हमने वीडियो बनाया है वह गॉस की प्रमेय को समझने में आपकी मदद करेगा। अब आज हम देखेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस प्रमेय का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, यही चीज़ हमें इस वीडियो में देखना है। देखिए, गॉस की प्रमेय जो है वो कुछ निश्चित आकृतियों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने में मदद करता है। जैसे कोई लंबाई यानी सीधा चालक तार हो, लंबा हो, या कोई क्षेत्रफल वाला हो, इस तरह से समतल चादर हो, या फिर कोई आयतन वाली वस्तु हो, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने में मदद करेगा। अब हमें कुछ निश्चित आकृतियों के ही कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि भिन्न भिन्न आकृतियों को, मतलब किसी भी तरह की आकृति ले लें, तो उन सब के लिए ये ऐसा नहीं है। पर हम यहाँ पर पहला एप्लीकेशन अपना ले रहे हैं। पहला एप्लीकेशन हमारा है सरल रेखीय चालक, सरल रेखीय चालक के कारण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सरल रेखीय चालक के कारण ज्ञात करेंगे। देखिए, इससे पहले हम आपको बता दें कि गॉस की प्रमेय का उपयोग हम किस तरह से करेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को ये बातें नहीं समझ में आती हैं कि सर तो अपने मन से गणना, इसके बाद ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, फिर हमारा आंसर भी आ जाता है, पर हम कैसे करें इसे शुरुआत। तो आज मैं आप लोगों को एक टिप्स दूंगा जिससे आपको किसी भी डेरिवेशन को समझने में, यानी गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में जो आगे के हम और भी डेरिवेशंस करेंगे उसमें आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक वर्किंग स्टेप बता रहे हैं आप लोगों को, कैसे आपको क्या करना है, वर्क करना है। ठीक है, तो वर्किंग स्टेप में आपको ये देखना है। देखिए, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आवेश। क्या निकालेंगे, आवेश। Q का मान निकालेंगे, और हम जानते हैं आवेश बराबर होता है आवेश घनत्व। जिस भी पृष्ठ का निकालना होगा, आवेश घनत्व गुणे, अब यहाँ पर यदि वहाँ पर कोई सरल रेखीय है तो यहाँ पर लंबाई का गुणा कर देना है जैसा चालक रहेगा, या क्षेत्रफल का गुणा करना होगा, या फिर हमें आयतन का गुणा कर देना होगा। इसके पहले हमने आप लोगों को ये सारी बातें बता रखी हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, फ्लक्सों की संख्या निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, फ्लक्सों
की संख्या, फ्लक्सों की संख्या। फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ाया है, तो फाई ई बराबर आपको निकालना है ई एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ये चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर गॉस की प्रमेय का उपयोग करेंगे। गॉस का प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या होता है इसे आप जान लीजिए। गॉस का प्रमेय होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्साइलन 0, ये होता है, आपको पता है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फाई ई की ये जो वैल्यू है इसे लाकर यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा ई, उसके बाद डी एस कॉस थीटा, और उसके बाद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्साइलन 0। और उसके बाद क्या करेंगे, ई को यहाँ पर रहने देंगे, बाकी यहाँ की जो वैल्यू होगी उसे हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। हालांकि हमेशा यही नहीं आ जाएगा, जो भी आएगा हम इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे और गणना करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सरल रेखीय चालक बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई सरल रेखीय चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, कैपिटल एल, अनंत लंबाई का है, और हम यहाँ पर एक पृष्ठ बनाते हैं, एक बेलनाकार पृष्ठ ले रहे हैं यहाँ पर। अब आप सोचेंगे सर बेलनाकार ही पृष्ठ क्यों ले रहे हैं? बेलनाकार पृष्ठ लेने का क्या पर्पस है? इसका रीज़न ये है कि देखो, यदि ये हमारा मार्कर है, यदि इसके बीच में कोई पतला तार होता तो भी इसी लंबाई का होता, फिर अगर ये बढ़ने लगे तो धीरे धीरे मोटा होगा, बेलनाकार ही तो बनेगा। इसलिए तार के जो चारों तरफ होगा वो किस तरह का क्षेत्रफल हम लेंगे, किस तरह की आकृति बनाएंगे, बेलनाकार बनाएंगे, क्योंकि तार भी बेलन के आकार का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें 3 पृष्ठ बनेंगे, ठीक है। एक पृष्ठ तो ये है और एक पृष्ठ ये है। सपोज मान लीजिए ये S1 है और ये S2 है, और एक बगल का ये जो पृष्ठ होगा इसे हम क्या मान लेंगे, S3 पृष्ठ मान लेंगे। कौन सा पृष्ठ मानेंगे, S3। ये जो पृष्ठ होगा इसे हम क्या मान लेंगे, S3। कैसे, आप देखिए कोई बेलन होता है तो ऊपर नीचे वृत्ताकार होता है, और बगल का ये वक्र पृष्ठ जो इधर है, तो 3 पृष्ठ बनेंगे, 2 समतल और एक क्या होगा, वक्र पृष्ठ बनेगा, ठीक है। तो ये देखना होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले गणना करने के लिए देखिए, मान लेते हैं इस पर आवेश की जो मात्रा है, कुल आवेश की मात्रा क्या है, क्यू चार्ज है, क्या है, क्यू चार्ज है। और इस तार की जो लंबाई है वो यहाँ तक की वो कितनी है, स्मॉल एल है। देखिए ये अनंत लंबाई का है ना, पूरा नहीं ज्ञात करना है, थोड़े से के लिए ज्ञात कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम अपने स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले क्या निकालना है आपको, आवेश क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आवेश क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आवेश क्यू बराबर, ये लंबाई के लिए है ना, तो आपको बताया गया है पीछे रेखीय आवेश वितरण में, तो रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से निरूपित किया गया था, और इनटू यहाँ पर क्या कर लेंगे, स्मॉल एल कर लेंगे, है ना, क्योंकि लंबाई में है। तो ये हमारा हो जाएगा रिलेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, फ्लक्सों की संख्या। तो फ्लक्सों की संख्या क्या होगी, देखिए जब ये चालक तार होगा तो इसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 पृष्ठ हैं, तो तीनों पृष्ठों से बल रेखाएं निकलेंगी, हर तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा, तो सभी हर तरफ वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही हम फ्लक्स कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, S1, S2 और S3 पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग निकालेंगे और सबको जोड़ लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ इस लंबाई वाले तार के लिए कुल वैद्युत फ्लक्स कितने होंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ये जान लेना होगा,
देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा चाहे तो, बेलन तीन पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ये चीज़। अब पहला क्या है, मान लीजिए S1 पृष्ठ है, ये हम देख ले रहे हैं S1। सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, S1 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फाई E1, ठीक है, फाई E1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या ले लेंगे, E, ठीक, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, ये DS1, और यहाँ पर हम ले रहे हैं cos। अब ये थीटा लिखना है हमें, थीटा का मतलब कोण है, तो कितना कोण बनेगा, हमने आप लोगों को बताया था। ये जो देखिए E और DS, E का मतलब विद्युत क्षेत्र, DS का मतलब क्षेत्रफल, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वही हमको लेना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा S1 पृष्ठ की दिशा कहाँ है, ऊपर की ओर है, और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, इधर की ओर है। तो वैद्युत क्षेत्र E इधर निकलेगा और क्षेत्रफल की दिशा क्या है, इधर है ना। तो इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा ना। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 90 डिग्री। अब आप सोच रहे होगे सर ये 90 डिग्री कैसे हो गया। देखिए हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि किसी भी पृष्ठ की जो दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है, ठीक है। जब आप इस, जैसे मान लीजिए ये बेलन है, इस पृष्ठ को देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो यही तो बाहर की ओर होगा ना, और चालक इस तरह से गया है तो इसमें जो बल रेखाएं निकलेंगी वो इधर की ओर निकलेंगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, 90 का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो ये हमारा जो फाई, यहाँ पर देखिए तो फाई E1 इज इक्वल टू EDS1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो आंसर विल बी 0 होगा। और इसी तरह से सेकंड वाले के लिए, ठीक है, S2 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, ठीक है। तो फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगी, फाई E2 इज इक्वल टू E, और ये क्या हो जाएगा DS2, और cos 90 डिग्री यहाँ भी हो जाएगा, तो ये भी आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तीसरा पृष्ठ ले रहे हैं, ठीक है। तीसरा पृष्ठ क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जो पृष्ठ है ये वक्राकार है, तो इसमें इसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है, और बल रेखाएं भी इधर गुजरेंगी, तो ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो S2, अब इसके बाद क्या करेंगे, S3 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EDS3, और एक हो जाएगा cos 0 की वैल्यू होती है कितनी, 1 होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा EDS3। अब आप सोचें कि DS3 मतलब ये तीसरा जो पृष्ठ है वो किस आकृति का है, बेलनाकार है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो फाई E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इंटू
और यहाँ पर ds3 का क्या हो जाएगा 2 पाई r। h होता है ये h की जगह पे यहाँ पर क्या है यल है, तो यल यहाँ पर लिख लिया जाएगा। तो ये आ गया फाई E3 की वैल्यू। इतना अभी तक तो हमने अलग अलग फ्लक्सों की संख्या निकाली है। अब हम कुल फ्लक्सों की संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद गॉस के प्रमेय में ले जाकर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। बोर्ड पर जगह अभी नहीं है, इसलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम यहीं पर इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसे मिटा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुल फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या को फाई ई से डिनोट कर दिया मैंने, और ये हो जाएगा फाई E1 प्लस फाई E2 और प्लस फाई E3, और मान को भर दें 0 प्लस 0 और प्लस यहाँ पर E इंटू 2 पाई आर एल, ये हो गया। अब आप देखो यहाँ पर हमने क्या बताया था, तीसरा स्टेप गॉस प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। बहुत ही आसान है, इससे आसान आप लोगों को कहीं भी ये डेरिवेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गॉस की प्रमेय क्या है, फाई ई इज इक्वल टू क्या था, क्यू अपान क्या था, यहाँ पर रख दीजिए एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब फाई ई की वैल्यू को यहाँ से रख दीजिए। ठीक है, फाई ई की वैल्यू क्या है, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, ये जो क्यू की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम ला कर रख दें, लैम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन 0। यहाँ पर लिख देना कि समीकरण 1 से, ठीक है, कि हमने Q का मान ये रख दिया है, L से L मर जाएगा और E की वैल्यू हमें विद्युत क्षेत्र ही निकालना है, तो इस सब वैल्यू को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर, यहाँ पर एप्सिलॉन को पहले लिख दें, 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। ठीक है, क्योंकि ये सब कांस्टेंट वैल्यू हो जाएंगी। तो इस तरह से देखिए सरल रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम कर सकते हैं किसी बिंदु पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात हम बताना भूल गए, सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी किसी बिंदु पर ई से, जहाँ तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होगी, सपोज ये P है और यहीं पर हमें गणना करनी थी और ये E की दिशा थी, ऐसे कर लेंगे। और ध्यान रखना है जहाँ तक हमें गणना करनी होगी उसी पर P मानना है। सपोज मान लेते हैं हम यहाँ पर गणना करना था, तो इस बेलन वाले जो पृष्ठ को है इसे हम आगे बढ़ा लेते, ठीक है, और बड़ा कर लेते। ठीक है, यही ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम पहले अपने एप्लीकेशन को पूरा कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला एप्लीकेशन इसका स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला एप्लीकेशन है समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मज़ा आ रहा है दोस्तों, इसके पहले डेरिवेशन में उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। यदि मज़ा आ रहा हो इस सेशन को पढ़ने में तो लाइक करते चलते रहिएगा। और अब हम यहाँ पर देखेंगे समतल चादर के कारण। ठीक है, तो समतल चादर का मतलब एक समतल पृष्ठ को ही लेंगे, तो समतल एक पृष्ठ ले रहे हैं हम यहाँ पर। सपोज हमारे पास ये एक समतल पृष्ठ है, ये इस तरह से हम बना लेंगे जैसे कि बेलन बनाए थे, तो अब की बार यहाँ पर समतल पृष्ठ बना लेंगे। इस तरह से अब इस समतल पृष्ठ में मान लेते हैं कि बहुत सारे चार्ज इस तरह से फैले हुए हैं, ढेर सारे चार्ज हैं, इसी तरह से बेलन में थे जैसे। अब इसके पहले वाले डेरिवेशन में हमने एक बेलन की कल्पना की थी। ठीक है, यदि हम यहाँ पर भी एक बेलन की कल्पना कर लें तो शायद ये और भी आसान हो जाएगा।
और आपको इससे पहले ध्यान रखना है, जब रेखीय चालक था तो हमने लंबाई के लिए लिया था, अभी ये समतल चादर है तो निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा। मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। और आवेश घनत्व, ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे ऐसे, क्षेत्रफल ए है और घनत्व यहाँ पर क्या हो जाएगा, घनत्व क्या माना जाएगा, छोटा सिग्मा है, यही तो बताया गया था। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक बेलन वाले पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। सपोज वह बेलन का पृष्ठ इधर से इस तरह से है, इधर से आया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे नहीं, इस तरह से बना लें। और एक बेलन का पृष्ठ ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होंगे, 3 पृष्ठ होंगे, S1 S2 और क्या होगा, S3 होगा। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर आवेश हैं तो फ्लक्स ऐसे बाहर की ओर निकलेंगे, और ये इसको भी मैं ट्रीट कर रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ कि ये भी बाहर की ओर निकला है। समझ लो इस तरह से, जैसे मान लो कि ये हमारा हाथ है इस तरह से, ठीक है, ये इधर से बेलन आया हुआ है और आगे की तरफ निकला है। ये एक पृष्ठ होगा, एक पृष्ठ ये होगा और एक वक्र पृष्ठ होगा, और ये हमारा समतल चादर है, ठीक है। इसमें आवेश बिखरे हैं, ये बाहर की ओर का पृष्ठ होगा। और फ्लक्स भी जब इस तरह से चार्ज हैं तो फ्लक्स भी क्या होंगे, बाहर की ओर ही निकलेंगे, ऑब्वियसली सी बात है। तो इसमें देखिए ये S1 की जो दिशा है, S1 की दिशा, डियर स्टूडेंट, S1 की दिशा है, और यही यहाँ पर क्षेत्रफल E1 की भी दिशा होगी। मैं यहाँ पर हाँ चलिए E1 मान लेते हैं, और सॉरी यहाँ पर E मान लेते हैं। और मान लीजिए किसी बिंदु पर, यहाँ जहाँ तक जिस बिंदु पर मानना होगा वहाँ तक ये हम बेलन बना लेंगे, ठीक है। ये P पर हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी इस दिशा में, ठीक। और यहाँ पर देखेंगे ये इधर की दिशा होगी, ठीक है, इस वक्र पृष्ठ की जो दिशा है ये है, और यहाँ पर फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहे हैं। इसी तरह से ये भी हो जाएगा, इधर E की दिशा होगी, और यही तो S की भी दिशा है, यही S2 की दिशा भी है, ठीक है। तो पहले की तरह ही हम यहाँ पर भी फिर से गणना शुरू करेंगे। कैसे हमने बताया था, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आवेश। देखिए कुछ बातें हैं, आप चाहें तो यहाँ पर अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने नोट्स को भरने के लिए। सबसे पहले मानेंगे, माना एक समतल चादर जिसका क्षेत्रफल A है तथा इसमें आवेश घनत्व छोटा सिग्मा है, ठीक है। अब इसके बाद ये लिखेंगे, तब आवेश Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश घनत्व छोटा सिग्मा इंटू क्षेत्रफल क्या हो जाएगा A। ये इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे पहले की तरह, S1 पृष्ठ से गुजरने वाले, S1 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, तो फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगी बाबू, फाई E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटू E इंटू DS1, और ये हो जाएगा कास। अब यहाँ पर देखना, यही यहाँ पर S1 की भी दिशा है और क्षेत्रफल की, विद्युत क्षेत्र की भी दिशा यही है, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो हमारा 0 अंश का होगा। अब ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगा वो E और DS1 कैसा होगा, यहाँ पर देखिएगा ये जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर ये जो पृष्ठ लिए हैं हमने, यहाँ पर ये इसका भी क्षेत्रफल मान लेते हैं क्या है, A है। सॉरी ये पूरे पृष्ठ का ना लें, अभी घनत्व ही क्यों लें, और इसका हम क्या मान ले रहे हैं, क्षेत्रफल A मान ले रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए ले लिया आपने। अब इसी के बाद देखिए ये ds1 का वैल्यू क्या होगा, क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल को ए कंसीडर कर लिया और ये ई हो गया यहाँ पर। ठीक, इसी तरह से s2 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा φe2 इज इक्वल टू ई इंटू ds2 और कास फिर से 0 हो जाएगा, ये आंसर फिर से निकल कर आएगा e इंटू ए। इसी तरह से तीसरा पॉइंट भी हम ले लेंगे s3 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, तो ये हो जाएगा φe3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e इंटू ds3 और ये कास। अब आप ध्यान रखना यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और पृष्ठ की दिशा क्या है, ऊपर की ओर, ये 90 डिग्री का बनेगा। तो 90 डिग्री का बनेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान 0, तो ये सब क्या होगा, 0 हो गया ना, तो ये 0 हो गया। तो पहला स्टेप तो आपने यहाँ निकाला, दूसरा स्टेप अभी फ्लक्सों की संख्या निकाल रहे हैं लेकिन कंप्लीट नहीं निकला है, अलग अलग निकला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुल फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। क्या लिखेंगे, कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या क्या निकालेंगे, φe इज इक्वल टू, ये देखिए φe1 और प्लस φe2 और प्लस क्या हो जाएगा φe3 हो जाएगा। और सबको लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ये हो जाएगा EA और प्लस EA और प्लस क्या हो जाएगा 0। तो आंसर आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर देख लीजिए, इसको ऐसे कर लें तो φe इज इक्वल टू निकल कर क्या आएगा 2e इंटू ए निकल कर आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हमने बताया था कौन सा, ये आपका दूसरा स्टेप पूरा हुआ। अब हम तीसरा स्टेप ले रहे हैं यहाँ पर गॉस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय है φe इज इक्वल टू क्यू अपान क्या होगा, एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर वैल्यू लाकर रख देते हैं फाई का, तो फाई का वैल्यू क्या है 2EA इज इक्वल टू, ये क्यू का वैल्यू हमने समीकरण 1 में निकाला है, छोटा सिग्मा है ना, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा इंटू ए और अपान में एप्सिलॉन 0 होगा, ये ए से ए मर जाएगा, यानी क्षेत्रफल का कोई वहाँ पर महत्व नहीं है। तो हमें ई का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या आ जाएगा ई इज इक्वल टू, ये छोटा सिग्मा यानी आवेश घनत्व अपान ये 2 को इधर भेज देंगे तो 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं किसी भी बिंदु पर। ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं समतल चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ध्यान रखना है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उसके, यहाँ पर ये देखिए दोनों कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट की बात छोड़ दीजिए, तो ये इसके आवेश घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसके पहले जो था रेखीय चालक के लिए, वहाँ वो बिंदु की दूरी पर के व्युत्क्रमानुपाती था, क्योंकि आर नीचे था ना, हर में था, इसलिए। तो इस तरह से इसे भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।